तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे। तो अपना अब नेक्स्ट टॉपिक है समास एवं समास विग्रह। हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक है संधि के बाद में। तो समास के बारे में अपन बात करते हैं। तो समास 6 भेद होते हैं समास के। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवा है बहुब्रीहि समास। इसमें बात करें कि अव्ययीभाव समास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो प्रथम पद अव्यय होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा पूरे विस्तार से। तत्पुरुष समास के बारे में बात करें तो इसके 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। पहला भेद होता है कर्म तत्पुरुष समास होता है, दूसरा होता है करण तत्पुरुष समास, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास और छठवा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ेंगे समास। तो समास की सबसे पहले परिभाषा के बारे में बात करते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है, अर्थात समास शब्द की जो रचना है वो सम प्लस आस से मिलकर बनी हुई है। सम का अर्थ होता है पास में, सम का अर्थ होता है पास, और आस का अर्थ होता है आना या बैठना। अर्थात दो या दो से अधिक जो पद होते हैं उनके परस्पर मेल को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक जो पद होते हैं उनका जब मेल होता है तो उससे समास बनता है। जैसे कि रेल पर चलने वाली गाड़ी, जैसे कि अपन बात करते हैं रेल पर चलने वाली गाड़ी, जिसको रेलगाड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो इतने बड़े सेंटेंस का 2 शब्दों में क्या होता है, रेलगाड़ी होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि समास होने के पूर्व पदों को समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो रेल पर चलने वाली गाड़ी है इसको अपन समास विग्रह कहेंगे, और ये जो रेलगाड़ी है इसको अपन समास की उपाधि देंगे। समास के भेद की बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु, पांचवा है द्वंद्व और छठवा है बहुब्रीहि समास। सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले की अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के बारे में अपन बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं समास की, जो निम्न हैं कि अव्ययीभाव समास में जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। इसमें क्या होता है कि पूर्व पद कोई उपसर्ग होता है, मतलब अव्यय जो होता है वो कोई शब्द होता है, उपसर्ग होता है, ठीक है। उसके बाद में पूर्व पद कोई अव्ययकारी शब्द होता है। अव्ययकारी जैसे कि अपन बात करें कोई भी, मैंने आपको पढ़ाया था कि विकारी और अव्ययकारी 2 प्रकार के शब्द होते हैं। अव्ययकारी जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अव्ययकारी शब्द होते हैं, ठीक है। और फिर चौथा है पदों की पुनरावृत्ति होती है। इसको मैं आपको डिटेल में अभी बता रहा हूँ। तो अब अपन बात करेंगे कैमा, ठीक है। इसकी कुछ किस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं अपन। तो इसमें है, पहला है जब पूर्व पद उपसर्ग हो तो समास विग्रह निम्न प्रकार से करते हैं, ठीक है। जब पूर्व पद क्या है, उपसर्ग होता है तो निम्न प्रकार से इसका समास विग्रह करते हैं। जैसे कि यथा अगर हो, यथा अगर आपको दिया गया है तो जैसे कि यथा स्थान, यथा स्थान मतलब जो स्थान निश्चित है, जो स्थान निश्चित है। यथा मति, जैसी मति है। यथा योग, जितना योग्य है। यथा का मतलब होता है जो, जैसा, जितना, ठीक है। ये सेंटेंस के हिसाब से इसको अपन पुट करते हैं। यथा का जो अर्थ है यहाँ पर जितना शीघ्र हो, ठीक है। यथा शीघ्र का अर्थ क्या होता है, जितना शीघ्र हो। यथा गति, गति के अनुसार। दूसरे की अपन बात करते हैं, दूसरे में उपसर्ग लगे होने पर दूसरा उपसर्ग कौन सा होता है, जैसे कि निर, निस या बे उपसर्ग यदि जुड़ा हुआ है तो उससे जो बनने वाले जो समास विग्रह है उसको निम्न प्रकार से लिखेंगे अपन। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं बे की। तो बे का क्या है यहाँ पर, बेफायदा। बे का मतलब होता है बिना, बे का अर्थ क्या होता है, बिना। तो बिना फायदे के। जैसे बे खटके, बिना खटके के, ठीक है। निर, निर का मतलब क्या होता है, निरंध्र, रंध्र के रहित। नी यानी बिना, नी का मतलब होता है बिना, ठीक है। नी का मतलब होता है बिना। जैसे बे, बेईमान, बिना ईमान के। बेगैरत, बिना गैरत के, ठीक है। तीसरे की अपन बात करते हैं कि यदि तीसरा उपसर्ग प्रति हो,
अगर प्रति उपसर्ग होता है तो उससे कैसे बनते हैं, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का क्या होता है, आँख के सामने। अपन कहते हैं ना कोई भी चीज़ ये प्रत्यक्ष है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारी आँखों के सामने है। प्रतिध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि। ठीक है, प्रतिशत, प्रत्येक शत मतलब प्रत्येक सैकड़ा, उसको प्रतिशत बोला जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं चौथा आ। यदि आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, जैसे कि आजीवन, जीवन भर, आमरण, मरण तक, मतलब आ का मतलब भर, जो आ का डिफाइन अपन करें तक मतलब लास्ट तक, तो वो होता है आकंठ, जैसे कि कंठ तक। आजन्म मतलब जन्म से, मतलब जन्म से मरण तक, इस प्रकार से इसको लिखते हैं अपन। अब 5वें नंबर पे बात करते हैं, यदि से, बे या बा उपसर्ग हों तो उनसे कैसे बनते हैं, जैसे कि सानंद, सानंद, सा का मतलब होता है सहित, आनंद, आनंद सहित, से प्रमाण, प्रमाण के सहित, बखूबी, खूबी सहित, बाकायदा, कायदे सहित। तो इसका जो मतलब होता है वो सहित के रूप में प्रयोग होता है, इसका जो होता है वो सहित के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब पदों की पुनरावृत्ति हो, खेमे की अपन बात करें तो क्या होता है, जब पदों की पुनरावृत्ति हो, जैसे कि लूटम, लूट, लूटम लूट का क्या होगा, लूट के बाद लूट, फूटम फूट, फूट के बाद फूट, सुना सुनी, सुनने के बाद सुनना, हाथों हाथ, हाथी हाथ में, घड़ी घड़ी, प्रत्येक घड़ी, मारा मारी, मार के बाद मार, बार बार, बार के बाद बार। ठीक है, इसमें क्या है कि एक शब्द रिपीट होता है जब पदों की पुनरावृत्ति होती है तो। ठीक है, गैमे की अपन बात करें कि जब उत्तर पद प्रत्य के अनुसार पूर्वक या उपरांत में हो, जैसे कि अपन बात करें अवसरानुसार, अवसरानुसार मतलब अवसर के अनुसार, अवसर के अनुसार, इच्छानुसार, इच्छा के अनुसार। ठीक है, जैसे मरणोपरांत, मरने के उपरांत, मरणोपरांत का क्या होता है, मरने के उपरांत, जैसे कि सेवा प्रांत, सेवा के उपरांत, योग्यतानुसार मतलब योग्यता के अनुसार, प्रयत्न पूर्वक मतलब प्रयत्न के साथ। अव्ययी भाव समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दिनानुदिन, दिनोदिन, अनुगुण, परोक्ष, अध्यात्म, अनुदेश, विशुद्ध, अनुदान। ठीक है, नियंत्रण, अनुसार। ठीक है, अनुकृति, अनुगमन, अनुस्मारक, नियमन, प्रतिलिपि, अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, अनुसंधान, अनुसरण, प्रति प्लस नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति इत्यादि। ये क्या है कि अव्ययी भाव के उदाहरण है। अब इसमें कैसे पता लगता है कि ये अव्यय क्यों है, क्योंकि इसमें अपन को ज्ञात करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि फर्स्ट जो शब्द होता है इसमें वो होता है अपना अव्यय, जैसे कि प्रति, अति, ठीक है, अनु, प्रति, ठीक है, नी उपसर्ग, मतलब इसमें क्या है कि ज़्यादातर अपने उपसर्ग यूज में लिए जाते हैं। अपन अब बात करते हैं दूसरा तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास की अगर अपन बात करें तो तत्पुरुष समास के बारे में क्या है कि इस समास का जो प्रथम पद होता है उसको छोड़कर उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है कि उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। इसमें क्या है, विभक्ति चिन्हों का लोप किया जाता है। इसमें पूर्व पद प्राय संज्ञा या विशेषण होते हैं। इसमें जो प्रथम पद होता है वो संज्ञा या विशेषण होते हैं। तत्पुरुष समास के जो लिंग वचन कारक होते हैं वो ही पद के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि ऋषि कन्या है कोई, ठीक है, ऋषि कन्या स्नान कर रही है, तो ऋषि कन्या है कोई तो वो स्नान कर रही है। तो इस वाक्य में क्या बताया जा रहा है कि स्नान कौन कर रही है, कन्या कर रही है। स्नान कौन कर रही है, कन्या कर रही है, ना कि ऋषि से संबंध है इसका। ठीक है, इसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, प्रथम भेद की अपन बात करते हैं। प्रथम भेद की अपन बात करें तो प्रथम क्या है, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आगे। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक के चिन्ह को का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, को का लोप होता है। जैसे कि शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। ठीक है, अपन ने पढ़ा है शत्रुघ्न का अर्थ क्या होता है, शत्रु को मारने वाला। तो यहाँ पर क्या हुआ है, को का लोप हुआ है। दुखद, दुख को देने वाला।
मनोहर मन को हरने वाला, चिड़ीमार चिड़ियों को मारने वाला। दूसरे की अपन बात करते हैं करन तत्पुरुष। ठीक है, करन तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें से द्वारा या के द्वारा का लोप होता है, से द्वारा या के द्वारा इसका लोप होता है। जैसे कि ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। ठीक है, करन तत्पुरुष में क्या होता है, से द्वारा या के द्वारा का लोप होता है। जैसे विधि प्रदत्त, विधि के द्वारा प्रदत्त। ठीक है, फलोवेष्टित, फल से आवेष्टित। संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा है अपना संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में क्या होता है, के लिए। संप्रदान में क्या होता है, के लिए। जैसे कि माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, किसी भी चीज़ के लिए। जैसे पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक हो जाएगा। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए अटन। ठीक है, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। इस प्रकार से ये इसके हो जाएंगे। अब चौथे की अपन बात करें अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की अपन बात करते हैं तो अपादान का मतलब होता है से अलग होने का, किसी भी चीज़ से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो ये अपादान तत्पुरुष में आते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ लक्ष्य भ्रष्ट, जैसे कोई भी इंसान लक्ष्य से बिछुड़ जाता है या अपने लक्ष्य से मतलब परे हो जाता है तो वो क्या होता है, अपादान तत्पुरुष में आता है। जैसे कि लक्ष्य से भ्रष्ट। ठीक है, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, ये आ गया। रसहीन, रस से हीन। व्यय मुक्त, व्यय से मुक्त। मतलब किसी भी चीज़ से मुक्ति पाना या उससे परे होना इसका अपादान का होता है। पांचवा अपन बात करें संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष की अपन बात करते हैं तो संबंध में क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, जो संबंध दिखाता है। जैसे किसी का किसके साथ। जैसे घोड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, मतलब इसमें क्या दिखा रहा है कि घोड़ों की दौड़ है ये। ठीक है, उसमें फिर है भारत रत्न, भारत का रत्न। मृग छोना, मृग का छोना। ठीक है, नगर पालिका, नगर की पालिका। अब बात करते हैं अपना छठा है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें में पर का लोप होता है। इस प्रकार के तत्पुरुष में क्या होता है, में और पर का लोप होता है। जैसे विषयाक्त, विषयाक्त का मतलब होता है विषयों में आसक्त। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण। जग बीती, जग पर बीती हुई। आप बीती, आप पर बीती हुई। ठीक है, इस प्रकार से ये होते हैं। अब मैं आपको एक बता दूं। ठीक है, क्या बताऊं कि जैसे इसमें बताऊं मैं तत्पुरुष के बारे में सीधा सा। जैसे कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से, करण का मतलब से। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। अपादान से अलग, मतलब किसी भी चीज़ से अलग। ठीक है, अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। अधिकरण, अधिकरण का होता है मैं पर, मैं पे पर। पे का मतलब किसी भी चीज़ पे। ठीक है, और फिर होता है संबोधन होता है। ठीक है, सबसे लास्ट में होता है संबोधन, जो कि मैंने आपको बताया नहीं है। संबोधन जैसे कि अपन किसी भी चीज़ को वो, हे, अरे, इस प्रकार से ये होते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो। फिर अपन बात करते हैं, तीसरा है कर्मधारय समास। ठीक है, तो कर्मधारय समास के बारे में अपन बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसका जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। इसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष। अब अपन बात करते हैं कि विशेषण क्या होते हैं और विशेष क्या होते हैं। तो विशेषण विशेष के बारे में मैं आपको बात करूं तो विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और विशेष क्या होते हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। जैसे कि प्रातःकाल मैंने एक मृग देखा, कृष्ण मृग देखा। तो प्रातःकाल मैंने एक कृष्ण मृग तो देख लिया, बट इसमें क्या है, कृष्ण तो क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया कृष्ण। ठीक है, मृग क्या हो गया, विशेष। मृग की अपन विशेषता बता रहे हैं कि मृग कैसा था, कृष्ण। ठीक है, कृष्ण मतलब काला। ठीक है, तो मृग कैसा था, कृष्ण। तो ये विशेषण हो गया कृष्ण, और मृग क्या हो गया, अपना विशेष हो गया।
ठीक है। और उपमेय और उपमान का जैसे बताएं अपन, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। जैसे राम की तुलना कर रहे हैं अपन श्याम से, तो राम की तुलना की जाती है श्याम से, तो राम क्या हो गया यहाँ पे, उपमेय हो गया, और उपमान श्याम यहाँ पे उपमान हो गया, मतलब जिससे तुलना की जाती है वह यहाँ पे उपमान कहलाता है। फिर बात करते हैं अपन, अपना चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में अपन बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्विगु का मतलब आप डायरेक्टली बता लो, याद कर लो कि इसमें क्या होता है, 1 से और 10 तक की संख्याएं, ठीक है, जितनी भी संख्याओं से शब्द बने होते हैं वो द्विगु समास के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें सामासिक पद समूह का बोध होता है, मतलब समूह का इसमें बोध होता है। जब 1 से 8 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका होगा, जैसे कि अठकोना 8 कोनों वाला, ठीक है, अष्ट धातु 8 धातुओं का समूह, जैसे कि द्विगु का मतलब होता है 2 गायों का समूह, शताब्दी 100 अब्दों का समूह, शताब्दी 100 सालों का समूह, ठीक है। तो ये क्या है, सारे द्विगु में होते हैं इस प्रकार के, ठीक है। 5वां है अपना द्वंद्व समास, ठीक है। 5वां द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें सभी पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है, सभी पद अपने प्रधान होते हैं, पदों के बीच में और एवं अथवा या आदि शब्दों का लोप होता है। जैसे जो द्वंद्व समास होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व क्या होते हैं कि इनका विग्रह करते समय और या एवं लिख देते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे दाल रोटी, गाय भैंस, माता पिता, सीताराम, दूध रोटी और राधा कृष्ण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इतरेतर में अपन इनके बीच में और का लोप कर देते हैं, और या एवं। जैसे कि राधा कृष्ण का अपन लिखें राधा और कृष्ण, ठीक है। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, सीता और राम, सीता और राम, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। दूसरा है फिर इसमें अपना समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व की अपन बात करें तो पहले पद से मिलता जुलता इसको लिख दिया जाता है, जैसे कि जी जान, तो जी जान आदि। इसमें जो ये अंदर डैश है इसको अपन कॉमा के रूप में इसमें लगा देते हैं। जैसे बहू बेटी, तो बहू कॉमा बेटी आदि। जैसे चाय पानी, चाय कॉमा पानी आदि, ठीक है। जैसे फल फूल, फल कॉमा फूल आदि, ठीक है। कीड़ा मकोड़ा आदि, कामकाज आदि। इस प्रकार से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मैं बात करूँ अब, ठीक है। पहला है जब पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, जैसे कि चरम सीमा, ठीक है, चरम सीमा, चरम तक पहुंचती है जो सीमा, ठीक है, ये होता है। सज्जन, सत है जो जन, नील गाय, नीली है जो गाय, ठीक है, नीली है जो गाय, नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाते हैं। खेमे की जब अपन बात करें, जब पूर्व पद विशेष हो और उत्तर पद विशेषण हो, जैसे कि पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम। इसमें क्या होगा, पुरुष है जो उत्तम या उत्तम है जो पुरुष, ठीक है, उत्तम है जो पुरुष। इस प्रकार से अपन इसको डिफाइन करेंगे। तो इसके काफ़ी उदाहरण है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, शक्तिवर्धक, वर्धक है जो शक्ति का, मुनिवर, वर है जो मुनियों में, वर का मतलब है श्रेष्ठ, वर का मतलब यहाँ पर है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनियों में, ठीक है। उसके बाद है राम दीन, दीन है जो राम, नराधम, अदम है जो नरों में, ठीक है। गेमे की अपन बात करें कि जब सामासिक पद में विशेष नहीं होकर दोनों ही पद विशेषण के हों, ठीक है। जैसे कि लाल सूर्ख, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लार्क है जो सूर्ख है, मोटा ताज़ा, जो मोटा है और जो ताज़ा है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं श्याम सुंदर, जो श्याम है और जो सुंदर है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जब सामासिक पद में प्रथम पद उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो। उपमान और उपमेय का मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि यहाँ पर है चंद्रवदन, चंद्रवदन का क्या होता है, चंद्र के समान बदन। इसमें ये क्या किया गया है, ये, ठीक है। उपमेय और उपमान दोनों हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, चंद्रवदन। कमल नयन, कमल के समान नयन, मतलब जिसके जो नेत्र हैं वो कमल के समान हैं। वज्र देह है, वज्र के समान देह है। कमलाक्ष, कमल के समान अक्ष। अब अपन बात करते हैं तीसरा द्वंद्व कौन सा है। तीसरा जो द्वंद्व है वो है अपना वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है कि समास विग्रह समय पदों के बीच या अथवा लिख दिया जाता है। जैसे सुख दुख, सुख दुख की अपन बात करें तो सुख और दुख में से या, जैसे सुख या तो सुख या
दुख। तो सुख या दुख ये वैकल्पिक द्वंद्व में आते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, धर्मो धर्म, धर्म या अधर्म, राग विराग, राग या विराग, ठीक है। ये शादी गमी, ठीक है, तो शादी या गमी, आज या कल, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट ज़्यादातर जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है अपना बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसके जितने भी उदाहरण होते हैं वो पौराणिक कथाओं से पूछे जाते हैं या पौराणिक काल के होते हैं। जैसे कि अपन बात करें, ठीक है, जैसे कि अपन बात करें तो मैं बात करूं जैसे कि सरस्वती माँ के बारे में, ठीक है। तो सरस्वती के कई नाम हैं, जैसे कि वाग्देवी। वाग्देवी को क्या बोला जाता है? वाग की है जो देवी। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथों में, पद्मासन, पद्म है जिसका आसन, हंसासनी, हंस है जिसका आसन, तो सरस्वती यहाँ पर ये आएगा। तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे पार्वती, ठीक है, पार्वती को जैसे अपन क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, इसके क्या हैं अलग अलग नाम है, जैसे कि गिरिजा, शैलजा, अन्नपूर्णा, हिमसुता, शैलन, नंदिनी। गिरिजा को क्या बोला जाता है? जिसने गिरि से जन्म लिया हो। शैलजा को क्या बोला जाता है? शैल से जन्म लिया है जिसने, पर्वत से, ठीक है। अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्न से पूर्ण करने वाली है जो। हिमसुता, ठीक है, हिम की जो पुत्री है, ठीक है। शैल नंदिनी, ठीक है, शैल की जो पुत्री है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे सीता के बारे में अपन पढ़ें, ठीक है, तो सीता के बारे में क्या है? जनक नंदिनी, जनक की है जो नंदिनी। राम की जो प्रिया है, और भूमिजा का मतलब जो भूमि से जन्म लिया है जिसने। उसके बाद में अपन बात करते हैं कृष्ण के बारे में, ठीक है। तो कृष्ण के बारे में है पीताम्बर, मुरारी, वज्र बल्लभ, ठीक है। और भी इसके नाम हैं जैसे गिरिधर, ठीक है, गिरिधर, ठीक है, नंद नंदन, इसके कई नाम हैं। तो ये जितने भी हैं ये बहुब्रीहि समास में आते हैं, ठीक है। और इंद्र के बारे में अपन जैसे पढ़े नागपति, वज्रायुध, सचीपति, वज्रपाणी, देवराज, ठीक है। तो नागपति का क्या होता है? जिसका जो मतलब कहते हैं अपन कि नागपति जो पति है किसका? नाग का मतलब होता है स्वर्ग, जो कि स्वर्ग का देवता है, ठीक है। वज्रायुध का मतलब क्या होता है? वज्र है जिसके हाथों में, ठीक है। सचीपति जो सची का है पति। वज्रपाणी, ठीक है, वज्र है जिसके हाथों में। देवराज जो देवों का राजा है, ठीक है। इस प्रकार से कामदेव, ठीक है, कामदेव का क्या है? अनंग, मनोज, रतिकांत, मकर ध्वज और कुसुम सर, ठीक है। इस प्रकार से है। फिर गणेश, ठीक है, गणेश के बारे में अपन बात करें लंबोदर, गजानन, ठीक है, एकदंत, वक्रतुंड, मूषक वाहन और गणपति, ठीक है, जिसका लंबा है उदर, ठीक है। तो ये क्या डिफाइन करता है? लंबा है जिसका उदर गणेश जी को। तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। एक है जिसका दांत, ठीक है, एकदंत, वक्रतुंड, मूषक है जिसकी सवारी। इस प्रकार से अपन इसके उदाहरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अपना है हनुमान, ठीक है, हनुमान के बारे में है वज्रांग, ठीक है। हनुमान के बारे में क्या है? वज्रांग है अपना। तो क्या है? वज्र के समान है जिसके अंग, ठीक है। वज्रांग का मतलब वज्र के समान जिसके अंग है। कपीश्वर, कपीश्वर का मतलब होता है जो कपी है ईश्वर, ठीक है। कपियों का है जो ईश्वर, मतलब हनुमान, ठीक है, इसको हनुमान, ठीक है। अंजनी सुत, अंजनी का है जो पुत्र, ठीक है, अंजनी का जो पुत्र है, ठीक है। मरुत सुत, पवन का है जो पुत्र, ठीक है, पवन का पुत्र बोला जाता है। महावीर, महान है जो वीर, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपको इनके उदाहरण और भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा और बने रहें।